नमस्कार दोस्तों, आप सभी को करियर क्लासेज के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज आप देख रहे हैं कि सितंबर 2016 का आज हम CDP पेपर लेकर के आए हैं, बाल विकास और अध्यापन कला। तो इसमें आज हम CDP का पूरा 30 क्वेश्चन पर हम चर्चा करेंगे। एकदम बेसिक से एकदम जड़ से चर्चा करेंगे हम। तो एक भी क्वेश्चन जो है आपको छूटने वाला नहीं है। एकदम आप 30 में जो है इसको देखिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है किसी भी एग्ज़ाम को करेक्ट करने के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है दोस्तों। तो इसलिए आप इसको बहुत ही अच्छे से ध्यान से पढ़िए। तो चलिए, और जो भी दिक्कत हो तो कमेंट में बताइए, और जो भी दोस्त इस चैनल पर नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस पर CTT की तैयारी करवाई जाती है और अदर टेट की भी, और आपको नवोदय विद्यालय से रिलेटेड जितने भी नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, उस सब का भी एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो चलिए देख लीजिए, लेव वाइगोत्स्की। तो लेव वाइगोत्स्की जब भी आप देखें तो ये क्या करते हैं, अपने बच्चों को क्या करते हैं, सहयोग अपने बड़ों के मदद से बच्चों को सिखाते हैं, समाज में अंतरक्रिया करके सिखाते हैं। तो देख लीजिए, लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? एक में है सहयोगी प्रोजेक्ट, 2 में है मानकीकृत परीक्षण, तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न। और प्रत्यास्मरण तो गलत हो जाए, याद करने पर हम बल नहीं देंगे, याद करने वाला क्वेश्चन नहीं देंगे। वस्तुपरक बहुवैकल्पिक प्रकार के प्रश्न, ये भी वाइगोत्स्की में नहीं होगा। मानकीकृत परीक्षण, स्टैंडर्डाइज परीक्षण, इसमें नहीं होगा। तो वाइगोत्स्की में अगर आप विश्वास करते हैं तो आपको सहयोगी प्रोजेक्ट का पालन करना होगा। यानी कि वाइगोत्स्की से आप वाइगोत्स्की के नियम का पालन करते हैं, वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आप कक्षा चलाते हैं, तो आपको जो है वाइगोत्स्की जो है 4 चीज़ पर ध्यान देते हैं। पहला तो शिक्षण, और जो शिक्षण का जो विकास होगा वो क्या होगा, सहयोगी प्रोजेक्ट के माध्यम से होगा, सहयोगी गतिविधि से होगा, सहयोगात्मक गतिविधि से होगा। दूसरा जो इनका है कि संज्ञानात्मक विकास का जो इनका स्तर है, इनका जो पाठ्यक्रम और पाठ्य योजना जो बनाया जाता है वो संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार बनाया जाता है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के स्तर के अनुसार, और फिर उसका मार्गदर्शन किया जाता है। और कक्षा में जो गतिविधि होता है वो वास्तविक जीवन से जोड़ करके और प्रासंगिक बना करके बताया जाता है बच्चों को। और इसमें शिक्षण जो है, इनके अनुसार जो है शिक्षण वाइगोत्स्की के अनुसार बाह्य वातावरण की क्या करता है, बच्चा अंतःक्रिया करके सीखता है। समझ गए? चलिए अब 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 में देख लीजिए, अपनी कक्षा की व्यक्तिगत विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता आप जानते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी कि सभी बच्चे जो है कक्षा में विभिन्न पृष्ठभूमि से आते हैं, विभिन्न जाति, धर्म, लिंग, समुदाय के होते हैं। सब में क्या होता है, अधिगम की क्षमता अलग अलग होती है, व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, यानी कोई भी 2 व्यक्ति समान नहीं है, यही व्यक्तिगत विभिन्नता है। तो आपकी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि एक में है शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों, ये नहीं हो। बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग करना चाहिए, ये भी गलत है। बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें, ये भी सही, ये तो सही है। और इसमें विद्यार्थी के लिए कठोर नियमों को लागू करना, ये क्या है, गलत बात है। हमें क्या करना है, व्यक्तिगत विभिन्नता में हमें बच्चों से बातचीत करनी है और उनके दृष्टिकोण को क्या करना है, महत्व देना है। समझ गए? क्योंकि प्रत्येक छात्र जो है में क्या होता है, विशिष्ट व्यक्तिगत विभिन्नताएँ होती है। ये विभिन्नताएँ शारीरिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है, भावात्मक हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। समझ गए? भाषाई हो सकता है। शिक्षक को इन विभिन्नताओं से निपटने के लिए क्या करना चाहिए, बच्चों से बातचीत करनी चाहिए और उनके दृष्टिकोण को महत्व देना चाहिए। चलिए अब 3 नंबर देखते हैं कि आकलन उद्देश्य होते हैं। आकलन का क्या उद्देश्य है? तो देख लीजिए, एक में है इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो, ये तो गलत है। इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त होती है, ये तो सही लग रहा है। 3 में यह केवल एक बार वर्ष में अंत में होता है। आकलन जो है मतलब ये बार बार होता है दोस्तों। चलिए, विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए, ये भी गलत है। तुलनात्मक मूल्यांकन नहीं करना है, तो क्या हो जाएगा, 2 ऑप्शन इसका हो जाएगा। इसमें विद्यार्थियों और शिक्षकों को क्या होता है, फीडबैक प्राप्त होता है। मूल्यांकन तभी उद्देश्यपूर्ण एवं सार्थक माना जाता है दोस्तों, जब शिक्षार्थी अपने मजबूत और जो कमजोर का आकलन कर सके। शिक्षक क्या कर सके, अपने जो विद्यार्थी का आकलन का उद्देश्य तब पूर्ण होता है जब वो अपने विद्यार्थी क्या करे, अपनी
मजबूती का और अपनी कमजोरी का क्या कर सके, आकलन कर सके। इससे विद्यार्थी का क्या होता है, विद्यार्थी को भी फीडबैक मिलता है और शिक्षक को भी फीडबैक मिलता है। समझ गए। 4 में देख लीजिए, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है। सत्तावादी तो नहीं है, अधिनायकीय ये भी नहीं है, अनुमति परक ये भी नहीं है, तो सुविधादाता का है। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है, सुविधादाता के रूप में है। समझ गए। चलिए आगे 5 नंबर देख लीजिए, अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षक की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम, विविध कक्षा यानी कि समावेशी कक्षा सब बोलिए, पर अधिगम पर क्या हो, पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। अनुसंधान जो है यानी कि इन्वेंशन के बारे में बोल रहा है कि एक, और बी 2 में है एक का एकमात्र निर्धारक होती है। 3 में है के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए, और 4 में है पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती। तो अनुसंधान जो है दोस्तों, एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षक की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। क्या महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है, क्योंकि कक्षा में विविध सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चे आते हैं, और वो क्या करते हैं, यह विविधता उनके अनुभव को और उनकी धारणा को, जो उनका विचार है, जो उनका दृष्टिकोण है, सबको क्या करती है, सभी को देखती है, और ये सभी विद्यार्थी का अधिगम पर क्या करता है, प्रभाव छोड़ता है। समझ गए। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 6 में देख लीजिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना एक काल्पनिक लक्ष्य है। 2 में है, जिनमें अक्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। 3 में है, विद्यालयों पर भार बढ़ाता है, ये तो गलत है। 4 में शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। सही बात है, 4 नंबर इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि शिक्षा का समावेशीकरण यह दर्शाता है कि विशेष तथा सामान्य बालक को क्या करना है, एक साथ पढ़ाना है, समान अवसर देना है, समान शैक्षिक अवसर देना है। अतः विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को क्या करना है, शिक्षण में शामिल करना है, और उसके दृष्टिकोण, उसके विषय वस्तु और उसकी धारणा में परिवर्तन करना चाहिए। समझ गए। 4 नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब 7 नंबर देखते हैं क्या है। 7 में विविध प्रकार के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। यह कथन गलत है। गलत तो है नहीं, सही है। गलत वाले तो हम काट देंगे। चलिए सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। और 3 में सही, क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है, ये गलत है। 2 ऑप्शन सबसे अच्छा ऑप्शन है इसका। क्या है, ये कक्षा में अगर विविध पृष्ठभूमि के बच्चे, तो जब विद्यालय में विविध पृष्ठभूमि के बच्चे, विविध सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चे जब आते हैं और बच्चे रहते हैं वहाँ पर, तो यह विविधता छात्रों को क्या करता है, उनके सहपाठियों से और क्या करता है, नए नए कौशल अर्जित करने में मदद करते हैं। समझ गए, नए नए ज्ञान अर्जित करने में मदद करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। सुनने में असमर्थ बच्चा, श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, ये तो गलत है। केवल अकादमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठाना चाहिए, केवल वाला उत्तर काट देंगे हम। नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन दिया जाए। समझ गए, 3 ऑप्शन इसका सही होगा। और नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकता, ये गलत बात है, और ये भी गलत है। तो 8 नंबर का क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। समझ गए। समावेशी कक्षा में समर्थ तथा असमर्थ विद्यार्थी एक साथ क्या करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं। यदि उचित सुविधा और साधन उपलब्ध कराया जाए तो वो नियमित विद्यालय में भी क्या कर सकता है, सुनने में असमर्थ बच्चा अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। समझ गए। तो 3 नंबर इसका ऑप्शन होगा। 9 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता शिक्षार्थी की है। तो एक है, यह आक्रामक और कुंठित हो जाता है, ये गलत है। 2 में, यदि कक्षा की गतिविधियाँ अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और उब जाता है। और 3 में है, यह बहुत ही तनुक मिजाज होता है। और 4 में है, यह रस्सी व्यवहार करता है, जैसे हाथ थपथपाना, डोलाना, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। 2 में, यह कक्षा की गतिविधियाँ अधिक चुनौती नहीं होती है तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और उबाऊ मतलब उब जाता है। कौन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता, यहाँ पे जो है दोस्तों, यहाँ पे होगा प्रतिभाशाली बच्चे। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, प्रतिभाशाली बच्चे। प्रतिभाशाली बच्चे की विशेषता प्रतिभाशाली शिक्षार्थी की है। समझ गए। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं।
एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है, यानी कि अपने अधिगम को अच्छा कर सकती है, यानी प्रभावी बना सकती है। कैसे? एक में है अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर, ये तो नहीं है, नहीं होगा। ड्रिल और अभ्यास द्वारा। 3 में अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर। और 4 में है विषय वस्तु को विद्यार्थी के जीवन के साथ संबंधित करके। तो विषय वस्तु को जीवन के साथ संबंधित करके सबसे अच्छा उदाहरण है, क्योंकि एनसीईआरटी भी कहती है कि विद्यार्थियों को बाहरी जीवन से हमें जोड़ना है, उनके जीवन से संबंधित करके पढ़ाना है। तो क्या हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन अच्छा होगा। इससे विद्यार्थियों का अधिगम क्या होगा? प्रभावी होगा। तो ये सब गलत हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब इस तरह का क्वेश्चन जो है अब सीटेट में बार बार पूछा अब जो है नया पैटर्न के आधार पर इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इसीलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ए में है बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं, ये तो गलत बात है। ये सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं, प्याजे बोले हुए हैं। और बी में है बच्चे समस्या समाधान करता होते हैं, ये सही है। और सी में है बच्चे वैज्ञानिक समाधान करता है, तो सही है। बच्चे क्या है? नन्हे वैज्ञानिक है, जिन प्याजे बोले हैं, और वो अपने ज्ञान का सक्रिय निर्माता है, समझ गए। और डी में है बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं, सही बात है। तो बी सी डी सही है, बी सी डी 2 नंबर ऑप्शन में है, तो बी सी डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, सही, समझ गए, बी सी डी। इस तरह का क्वेश्चन का हम एक सीरीज ईवीएस का हम स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें सिर्फ ऐसा क्वेश्चन ही चर्चा होगा, उसमें सिर्फ इसी टाइप का क्वेश्चन दिया जाएगा दोस्तों। तो उसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी होगी? संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए तो ए में है पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ में बिना नए प्रत्ययों को अब अपने आप समझा जाना चाहिए, ये गलत है। याद करने के लिए कहकर, ये भी गलत है, याद तो करना नहीं है, कहने ने बच्चों को याद करने का विरोध करता है एनसीएफ। 3 में है, 3 में देख लीजिए, विद्यार्थियों में बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो ये 12 का जो है 3 नंबर ऑप्शन बहुत अच्छा है। 4 में देख लीजिए, जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन न हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना चाहिए, ये सब गलत है। क्या है? 3 नंबर इसका ऑप्शन सही होगा, क्योंकि विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास के प्रोत्साहित करने के लिए हमें विद्यार्थियों को अनेक उदाहरण देना चाहिए, जिससे उसके तर्क शक्ति का क्या हो? विकास हो। चलिए 13 नंबर देखिए। प्राथमिक विद्यालय में बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखते हैं जहाँ उनकी जो है रुचि को, उसकी संवेदना को, उसकी अपनी भाषा को महत्व दिया जाता है, तो वह उस वातावरण में ज़्यादा सीखता है बच्चे। तो ए में देख लीजिए, जहाँ उसकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण है, ये सही चीज़ है। 2 में है, जहाँ शिक्षक एक अधिकारी है, जहाँ पे शिक्षक अपना अधिकार देता है, ये नहीं होगा। जहाँ मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित संज्ञानात्मक कौशलों पर ही ध्यान का केंद्र होता है, ये भी गलत है। जहाँ शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है, ये गलत बात है, समझ गए। तो 1 नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चे अपने दैनिक अनुभवों से क्या करते हैं? अलग अलग भावात्मक प्रक्रिया व्यक्त करते हैं, अलग अलग अनुभव व्यक्त करते हैं, इसका प्रभाव उसके व्यवहार पर पड़ता है, समझ गए। तो प्राथमिक स्तर पर जो बच्चे होते हैं उस वातावरण में सबसे अच्छे ढंग से सीखते हैं, सबसे अच्छे ढंग से मतलब अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं जहाँ उसकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। चलिए अब 14 नंबर देख लीजिए। एक बच्चा खिड़की के सामने एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और वह कहता है एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है? यानी कि एक पक्षी बोलता है उसको, कौवा ना बोल के क्या बोलता है? एक पक्षी। तो देख लीजिए उसका विचार, पहले बच्चे की स्मृतियाँ पहले से भंडारित होती है। बी में है, बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है, ये तो सही है, पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है, इसीलिए तो वो पक्षी बोला है। सी में देखिए, बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है, ये भी सही है। और ए में क्या था? बच्चे की स्मृतियाँ पहले से भंडारित होती है, ये गलत बात है। कोई चीज़ को देखता है तब उसकी स्मृति में वो चीज़ क्या होता है? उस चीज़ का संप्रत्य बनता है। इसमें क्या हो जाएगा? बी और सी इसका ऑप्शन हो जाएगा, समझ गए। यदि छात्र उड़ने वाले सभी जीवों को पक्षी बोल रहा है तो कहने का मतलब ये हुआ कि उसका अर्थ ये हुआ कि उसे जानवर तथा पक्षी के मध्य क्या है? अंतर को समझ रहा है वो, यानी कि कुत्ता को देखेगा तो वो जानवर बोलेगा और पक्षी को देखा है तो वो पक्षी बोला है, समझ गए। तो पक्षी और जानवर में क्या कर रहा है? अंतर कर रहा है, तो समझ गए, अंतर कर रहा है। और जो है
और क्या कर रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि छात्र ने अपने अनुभवों को व्यक्त करने के लिए कुछ भाषिक उपकरणों का विकास किया है। समझ गए। चलिए, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 नंबर। चलिए अब 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर देख लीजिए। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थी को उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने प्रोत्साहित कर सके। भीतरी मतलब प्रेरणा, जो मतलब आंतरिक प्रेरणा उसको देना चाहती है, तो उसके लिए प्रोत्साहित करने के लिए क्या करना चाहिए। एक में है चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो। 2 में है तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते, ये तो गलत चीज़ है, ये उतना अच्छा नहीं है। 3 में है काम जल्दी पूरा करो, ये भी क्या है, ये उस पर क्या है निर्देश, मतलब फोर्सली रूप से कर रहे हैं। समझ गए, तो ये नहीं होगा। इसे करने की कोशिश करो, सीख जाओगे, ये प्रेरणादायक है कि इसे करो तुम इसे सीख जाओगे। और ये तीनों क्या है, अच्छा ऑप्शन नहीं है, इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा। समझ गए। अभिप्रेरणा क्या है, व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। कोई भी व्यक्ति हो, जिस तरह से गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल काम करता है, उसी तरह किसी भी आदमी को अधिगम करने के लिए, कोई भी कार्य करने के लिए अभिप्रेरणा जो है दोस्तों बहुत अच्छा भूमिका निभाता है। समझ गए। तो आंतरिक अभिप्रेरणा में पुरस्कार अंतर्निहित होता है। किसी खेल को सिर्फ आनंद प्राप्त करने के लिए खेला, यह आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। समझ गए। किसी खेल को आनंद के रूप, आनंद प्राप्ति के, मतलब कोई भी खेल खेल रहे हैं आप, उसको आनंद से खेल रहे हैं, तो वो क्या है, आपकी आंतरिक प्रेरणा है। समझ गए। तो यही अगर शिक्षक जो है छात्रों से यह कहे कि इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे, तो यह क्या है, वो आंतरिक प्रेरणा के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। चलिए 16 नंबर देखते हैं अब। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उन्हें करने के लिए, ये तो आंतरिक रूप से प्रोत्साहित कर सकती है। ये भी वही सेम क्वेश्चन है, तो इसमें देख लीजिए। उसमें चिंता और डर पैदा करके, ये तो गलत चीज़ है। 2 में है प्रतियोगितात्मक परीक्षण से। 3 में व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उसमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। और 4 में साफ दिखाई पड़ने वाला इनाम देकर, ये गलत है। 3 में इसका क्या है, 3 नंबर जो है इसका ऑप्शन बहुत अच्छा है। 3 नंबर व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने के लिए उन्हें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। समझ गए, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो समझ गए ये। चलिए अब 17 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 17 नंबर देख लीजिए क्या है कि किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। यानी किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक जो होगा उसका उद्देश्य क्या है, विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना, यानी कि प्रेरित करना। तो कैसे, देख ले, सीखने के लिए, जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। 2 में है रटकर याद न करने के लिए, ये भी गलत, ये तो गलत है। दंडात्मक उपायों का प्रयोग, ये गलत है। 4 में ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में वे अच्छे अंक पा सके, ये भी गलत है। तो सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए वे क्या करें, मतलब आप खुद से सीखने का क्या करें, पसंद करें। खुद से सीखना, खुद से करके सीखने का क्या करें, वो खुद से सीखना, करके सीखना पसंद करें। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका। समझ गए। चलिए अब 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है। प्रभावशाली विद्यालय। एक में निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन नहीं करना है, बच्चों में शारीरिक दंड नहीं देना है, व्यक्तिक सापेक्ष कक्षा और प्रतियोगितात्मक कक्षा। तो इसका क्या होना चाहिए, तो व्यक्तिक सापेक्ष कक्षा, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बाल केंद्रित शिक्षा। प्रतियोगात्मक कक्षा जो है अच्छा नहीं है, ये क्या है, व्यक्तिक सापेक्ष कक्षा, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा के माध्यम से हम क्या करते हैं, बच्चों के रुचि, क्षमता, उसकी योग्यता के अनुसार हम क्या करते हैं, शिक्षा देते हैं। उसमें व्यक्तिगत विभिन्नता पर हम ध्यान देते हैं। चलिए 19 नंबर देखते हैं। विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है, सिरों पदाभिमुखी या सिर से पैर की ओर। यानी कि में सिर विशिष्ट से समान की ओर नहीं होगा, भिन्न से एकीकृत कार्यों की ओर यह भी नहीं होगा। तो सिर से पैर की ओर इसका आंसर होगा। क्या हो जाएगा, सिर से पैर की ओर। ग्रामीण से शहरी की ओर नहीं होगा, तो सिर से पैर की ओर इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए। चलिए 20 नंबर देख लीजिए क्या है। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। तो जन्म पूर्व का समय तो होगा नहीं, वयस्कावस्था होगा नहीं, प्रारंभिक बचपन का समय जो है दोस्तों भाषा विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मध्य बचपन का समय नहीं होगा। क्या होगा, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन का समय सबसे संवेदनशील होता है। समझ गए। चलिए 21 में देख लीजिए।
कक्षा 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उनके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। कुछ संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगा। तो ये जो है दोस्तों आनुवंशिकता और वातावरण के दोनों के अंतःक्रिया का परिणाम होगा। समझ गए। वृद्धि विकास करना ही होगा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण करना होगा, अनुशासन और पौष्टिकता करना होगा। ये आनुवंशिकता और वातावरण का क्या है, पर्यावरण का क्या है, उसका अंतःक्रिया का परिणाम है। समझ गए। चलिए 22 नंबर देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी समाजीकरण की गौण वाहक हो सकते हैं? एक होता है प्राथमिक का वाहक और एक होता है दूसरा होता है गौण वाहक, या उसको द्वितीय वाहक बोल सकते हैं। द्वितीय वाहक या गौण वाहक। तो प्राथमिक में परिवार आ जाता है जो हमारा बेस तैयार करता है, यानी कि हमारा आधार तैयार करता है समाजीकरण का। और दूसरा जो है द्वितीय कारक या गौण कारक जो होता है वो हमारे भविष्य के लिए तैयार, भविष्य में क्या करता है, मदद करता है, भविष्य के लिए तैयार करता है। तो परिवार जो हो जाता है प्राथमिक कारक हो जाता है, तो परिवार वाला ऑप्शन काट देंगे। इसमें भी है परिवार, इसमें भी है परिवार, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, गौण वाहक। विद्यालय और पास पड़ोस जो है क्या है, गौण वाहक है। समझ गए। द्वितीय वाहक है। विद्यालय क्या है, द्वितीय वाहक है, याद रखेगा। परिवार क्या है, प्राथमिक वाहक है। तो परिवार जिस जिसमें है उसको हम काट दिए, 2 नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। 23 नंबर देख लीजिए। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। संज्ञानात्मक विकास का क्या है, सामाजिक अन्योन क्रिया है। उनके अनुसार डायरेक्ट आंसर दीजिए। उनके अनुसार इसका सामाजिक अन्योन क्रिया है, और सब होगा नहीं। चलिए 24 नंबर देख लीजिए। किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के कितने सोपान के अंतर्गत आएगा? यानी कि कोहल वर्ग ने तीन जो है स्तर दिए हैं और तीनों स्तर के 2-2 अवस्था दिए हैं, यानी कि 6 अवस्था और 3 स्तर हैं। तो यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसीलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। तो ये जो है अच्छा लड़का और अच्छी लड़की उन अनुकूलन है। समझ गए। दंड और जो है दंड, इसमें वाइगोत्स्की कोहल वर्ग ने 3 जो स्तर दिए हैं, पहला पूर्व पारंपरिक स्तर, दूसरा पारंपरिक स्तर और तीसरा उत्तर पारंपरिक स्तर। तो पहला का दंड और व्यक्तिक विनिमय हो जाता है पहला में, और दूसरा में हो जाता है अच्छा लड़का अच्छी लड़की और कानून एवं व्यवस्था। तो इसमें जो है अच्छा लड़का अच्छी लड़की में वो लड़का जो है अच्छा काम करना चाहता है जिससे कोई समाज में उसे अच्छा बोले। समझ गए। तो इसमें क्या हो जाएगा, अच्छी लड़की और अच्छा लड़का अनुकूलन। 25 में जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? शिक्षार्थी द्वारा पर्यावरण के सक्रिय खोजबीन, पहला ऑप्शन है इसका सही है। वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ये तो नहीं होगा, ये मतलब अल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत पर है, यानी कि मॉडलिंग पर। 3 में ईश्वरीय, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, क्या हो जाएगा 1 नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। डायरेक्ट इस पर मारिए, क्योंकि जीन पियाजे बच्चों के सक्रिय ज्ञान के निर्माता बोलते हैं। वो अपने वातावरण में खुद से सक्रिय रूप से खोजबीन करके सीखते हैं। बच्चा नन्हा वैज्ञानिक है, जीन पियाजे बोले हैं। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्था दिए हैं, संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। समझ गए। चलिए अब 26 नंबर देख लीजिए। जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीमा वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन 2 प्रक्रियाओं को जाना जाता है। पहला में देख लीजिए, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी के आधार पर पुराने योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। पहले जो है ये पहला क्या है, इसमें देख लीजिए, प्रारूप स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु। समझ गए। तो इसमें क्या होना चाहिए क्या, तो इसका जो है आपको समावेशन और समायोजन हो जाएगा। क्या, पहले जो है नवीन जानकारी में जो है हम क्या करते हैं, यानी जीन पियाजे के अनुसार क्या होता है कि बच्चों में वास्तविक स्वरूप में चिंतन करने, खोज करने, या फिर देखिए जीन पियाजे के अनुसार क्या होता है कि प्रारूप यानी स्कीमा जो होता है वो वर्तमान योजनाओं में क्या करता है, अनुरूप अपने नवीन जानकारी में संशोधन जब करता है तो क्या हो जाता है, समावेशन। नए के आधार पर नए में संशोधन करता है और पुराने के आधार पर जब नई योजना में संशोधन करता है तो क्या हो जाता है, समायोजन। तो पहले इसमें दोनों में क्या है, समावेशन और समायोजन हो जाएगा। समझ गए। देखिए नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन करता है तो वो क्या है, समावेशन। और ऊपर में क्या था, वर्तमान प्रारूप स्कीमा निर्माण में योजनाओं के अनुरूप हेतु, यानी कि नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजना में संशोधन, ये क्या हो जाएगा, शुरुआत में समावेशन कर रहा है और दूसरा में क्या है, समायोजन। समावेशन और समायोजन दोनों होगा इसमें। समझ गए।
चलिए, तो ये क्वेश्चन आप समझ गए। समावेशन और समायोजन में क्या होता है, बच्चे जो है नवीन जानकारी, मतलब पुरानी योजना में जो है नवीन जानकारी के अनुसार उनके आधार पर क्या करता है, उसमें संशोधन करता है। तो ये क्या हो जाता है, समावेशन और समायोजन होता है। समझ गए। चलिए, अब 27 नंबर देख लीजिए। किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो खोज को प्रोत्साहन देता है। पहला ऑप्शन सही लग रहा है, पहला ही ऑप्शन इसका सही होगा। नियामक होगा नहीं, समावेशी को हतोत्साहित वाला उत्तर होता नहीं है, आवृत्ति को बढ़ावा देकर ये होगा नहीं। समझ गए। तो क्या हो जाएगा, 27 का हो जाएगा 1 नंबर। ये प्रगतिशील शिक्षा जॉन डीवी के विचारधारा पर आधारित है। इसमें बच्चों को क्या करता है, खुद से करके सीखने पर बल देता है। चलिए, अब 28 नंबर देख लीजिए। हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत क्या सुझाता है। एक में हर बच्चे में प्रत्येक विशिष्ट 8 विभिन्न तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियाँ विकसित हो। ये गलत है। 8 तरीका से हमें नहीं पढ़ाना है, क्योंकि अलग अलग बुद्धि होता है। तो इसके मतलब ये नहीं कि 8 तरीका से हम पढ़ाएं। तो मैं बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि परीक्षण के आधार पर केवल वाला उत्तर तो हम ऐसे ही काट देंगे। 3 में है, शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धि को एक रूपरेखा की तरह लेना और ग्रहण करना चाहिए। समझ गए। तो 3 नंबर ऑप्शन सही है, क्योंकि प्रत्येक बच्चा जो है सीखने की क्षमता अलग अलग होती है, प्रत्येक की बुद्धि अलग अलग होती है। तो हमें बहु वैकल्पिक विधि अपनानी चाहिए, जिससे बच्चा जिसमें जो उसको अच्छा लगे उस विधि से वो सीख सके। 4 नंबर ऑप्शन नहीं होगा। समझ गए। चलिए, अब 29 नंबर देखिए। कोई 5 साल की लड़की टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। जब अपने आप से बातें करती है और अपने काम को दिशा दे रही होती है, तो इसको वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, व्यक्तिगत वाक्य, और जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा बोलते हैं। तो एक में देख लीजिए, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों की अहम केंद्रित प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। गलत बात है। जीन पियाजे ही देखते हैं, लेव वाइगोत्स्की वो व्यक्तिगत वाक्य के रूप में देखते हैं। समझ गए। जो में जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में देखेंगे। सही बात है। जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रिया के रूप में करेगा। ये गलत बात है, क्योंकि उल्टा कर दिया है। वाइगोत्स्की को खोजबीन कर दिया और जीन पियाजे को अंतर क्रिया का सामाजिक अन्योन्य क्रिया कर दिया, जो कि होगा वाइगोत्स्की सामाजिक अन्योन्य क्रिया और जीन पियाजे खोजबीन। 4 में जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे द्वारा अपनी माँ के अनुकरण करने के। ये तो और गलत है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। समझ गए। बच्चा जब अकेले में बातें करता है तो उसको वाइगोत्स्की क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत वाक्य बोलते हैं और उसकी निजी भाषा बोलते हैं। समझ गए। या इसका एक और नाम है यानी कि आत्मोन्मुख भाषा, या फिर ऐसा ही कुछ है, इसका नाम है। चलिए, आगे देख लीजिए। लिंग आगे है। लिंग है, लिंग क्या है, ये सामाजिक संरचना है। क्या है, ये सामाजिक संरचना है दोस्तों। इसका डायरेक्ट मारिए, ये क्या है, लिंग सामाजिक संरचना है। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और जो समझ में नहीं है उसको आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, हम उसका हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए, धन्यवाद दोस्तों।